तो आज बाल विकास के बारे में, बाल विकास का प्रारंभ कैसे हुआ। हम सब शिक्षक भर्ती, सामान्यतः सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बाल विकास विषय को पढ़ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है। उससे पहले हमने कभी पढ़ा नहीं, और लेकिन आज हम सबको ये पढ़ना पड़ता है। तो हम इसके माध्यम से ये समझेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से है। बाल विकास जो हमारा विषय है ये किसका भाग है। हम सबको पता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक विषय है जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी। चूंकि साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉजी अर्थात विज्ञान, इसलिए इस विषय को सबसे पहले अरस्तु और डेकार्टे जैसे विद्वानों ने, इसे आत्मा का विज्ञान कहा। चूंकि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसके बारे में कोई प्रमाणिक विषय वस्तु नहीं है, इसलिए शीघ्र ही इस बात को रिजेक्ट किया गया, गलत साबित किया गया। और इसके बाद फिर ये किसका विज्ञान बना? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान किसने बनाया? मन का अर्थात मन का भी कोई अस्तित्व नहीं। मन के बारे में बातें बहुत हैं, छठवीं इंद्रिय इसे कहा जाता है 5 ज्ञान इंद्रियों के बाद, लेकिन मन का विज्ञान किसने बनाया? वुंट। चेतना का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने इसे चेतना का विज्ञान कहा। और सबसे अंत में ये आज हम जिस विज्ञान को जानते हैं इसे हम कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। इसको बनाने वाले थे वॉटसन। वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और इस व्यवहारवाद की संकल्पना इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करता है और उस व्यवहार के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व, बुद्धि और विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत क्षमताओं का पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति में कौन कौन सी क्षमताएं हैं, इसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं के आधार पर हम उस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को जान सकते हैं, उसकी बुद्धि परीक्षण का एक आकलन ज्ञात कर सकते हैं हम उसके व्यवहार के आधार पर। तो द साइकोलॉजी इज द कॉल्ड इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव के व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की एक शाखा क्या है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वह है जिसमें बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, तो वह है बाल मनोविज्ञान। फिर हम पढ़ते हैं बाल विकास। बाल विकास में एक विकास की प्रक्रिया जो सतत चलती रहती है, बालक के जन्म से पूर्व से प्रारंभ होकर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बाल विकास में हम बालक की शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था का मूलतः अध्ययन करते हैं। तो इसे हम बाल विकास कहते हैं, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। बालक की नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को ही हम उसका विकास मानते हैं। हरलॉक, जेम्स ड्रेवर और वुडवर्थ जैसे मनोवैज्ञानिकों ने संपूर्ण रूप से एक ये परिभाषा दी कि गर्भ से पूर्व अर्थात जन्म से पूर्व बालक का विकास और वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं।
अब विकास के अंतर्गत विकास अकेला नहीं है, इसके अंतर्गत वृद्धि भी आती है। वृद्धि जिसे हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, अर्थात ग्रोथ। और दूसरा विकास अर्थात डेवलपमेंट। बाल मनोविज्ञान केवल व्यवहार को जानकर यह अध्ययन करता है कि बालक में कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी विशेषताएं नहीं हैं, लेकिन विकास इस बात का अनुगमन करता है कि जो क्षमताएं या विशेषताएं बालक में नहीं हैं उनको भी पुनर्वलित करके उस बच्चे में हम उसका प्रॉपर विकास करें। जैसे विकास के बहुत सारे आयामों की चर्चा हम आगे करते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि। इन सब के विकास को हम कहते हैं सर्वांगीण विकास। विकास के आयाम, कोई बालक शारीरिक रूप से ठीक है, कुशल है, कोई मानसिक रूप से है, कोई नैतिक रूप से है, कोई सामाजिक रूप से है, कोई संज्ञानात्मक रूप से है। संपूर्ण विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए एक भी उस कड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए। सर्वांग सम विकास या सर्वांगीण विकास, सभी अंगों का विकास या सभी अंगों का समान या संतुलन में विकास। प्रमुख आयाम, जैसे कि अभी हमने बताया, वो आयाम कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, नैतिक आयाम या नैतिक विकास। अभी हम सबको एक एक से आपको समझा देंगे और डिटेल में इनको आगे भी समझेंगे। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक और जोड़ दो। ये विकास के आयाम हैं। जब हम एक बच्चे के सर्वांगीण विकास की कल्पना करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका प्रॉपर शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, उसका संज्ञानात्मक विकास हो, उसका संवेगात्मक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो और उसका बौद्धिक विकास हो। हमारी पूरी शैक्षिक प्रक्रिया में इन सभी आयामों के विकास की तकनीकें हैं। हमें उनको ठीक ठीक समझ के एक शिक्षक के तौर पर, चूंकि हम सब शिक्षक बनने वाले हैं, तो शारीरिक विकास अर्थात हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छा हो। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा। एक कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, मन हमारा ठीक रहेगा, बुद्धि हमारी और विवेक ठीक प्रकार से कार्य करेंगे तो हमारा अधिगम प्रभावी होगा। हमारा जो इस विकास की हम बात कर रहे हैं वो समृद्ध होगा। तो ये शारीरिक विकास। मानसिक विकास अर्थात मेंटल, मानसिक रूप से हमारा समायोजन अच्छा हो, मानसिक रूप से हमारा समायोजन अच्छा हो। जिस व्यक्ति का समायोजन अच्छा होता है उसका मानसिक विकास अच्छा माना जाता है। नैतिक विकास अर्थात एटिकेट्स, समाज में और दूसरे लोगों से व्यवहार करने के तरीके जो हमारे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नैतिक विकास, यानी कि मॉरल वैल्यू।
बच्चा कहाँ से सीखता है? सबसे पहले घर से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, अपने खेल की मंडली जो टोली निर्माण होती है बाल्य अवस्था में उससे सीखता है। फिर आगे वयस्क अवस्था में बहुत सारे सामाजिक संगठनों का जब वह सदस्य बनता है, आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, शैक्षिक संगठन, तो वहाँ भी बहुत सारे नैतिक मूल्यों को हम जीवन आत्मसात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास और संवेग, ये जो दो ऐसे शब्द हैं इन्हें हम पूरे बाल विकास में पढ़ते हैं। बाल विकास का टॉपिक कोई सा भी आ जाए, लेकिन संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास की बात लगभग हर टॉपिक में होती है। उसका कारण क्या है? संज्ञान क्या है? संज्ञान का अर्थ होता है, यहाँ अलग से समझ लेते हैं, संज्ञान का अर्थ है जानना और समझना। बहुत सरल शब्दों में अगर हम समझें तो संज्ञान किसी विषय वस्तु को ग्रहण करना अर्थात उसे समझना और समझ के उसका प्रति उत्तर करना। जिस अनुपात में हम जिस दृष्टिकोण से उसे समझेंगे उसी दृष्टिकोण से उसका उत्तर देना, उसे हम कहते हैं संज्ञान। अर्थात संज्ञान एक सोचने और समझने की प्रक्रिया है। हमारा सोचना कैसा है, हमारा समझना कैसा है, अगर ये विकास की दृष्टि से उचित है तो इसका अर्थ है कि हमारा संज्ञानात्मक विकास अच्छा हुआ है। तो ये हमको संज्ञान का अर्थ है सोचना और समझना। अब संज्ञान के ऊपर संज्ञानवादी प्रमुख रूप से हमने जीन पियाजे को पढ़ा है। जीन पियाजे ने संज्ञानवाद की 4 अवस्थाएं बताई। चूंकि ये सिद्धांत इतना व्यापक है अपने आप में कि 15 साल के बच्चे में अमूर्त चिंतन, परिपक्वता, इन सब की बात जीन पियाजे करते हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 0 से 2 वर्ष की वो पूर्व संवेदी अवस्था। इन चारों जो 4 उन्होंने अपने आयाम बताए, 0 से 2 वर्ष संवेदी अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त अवस्था, जिसे हम अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। चौथी अवस्था जो है अमूर्त अवस्था, परिपक्व अवस्था, निगमनात्मक अवस्था, चिंतन की अवस्था, ये सब नामों से हम जो लास्ट की इसकी उम्र उन्होंने 11 से 15 वर्ष निर्धारित की। आगे हम इस पूरे सिद्धांत को बहुत व्यापक, क्योंकि इसकी शब्दावली भी बहुत है, इसकी शब्दावली में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तार्किकता, चिंतन, साम्य धारण, स्कीमा और संरक्षण, जीववाद, ये सारी शब्दावली को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। इन चारों की अलग अलग शब्दावली है और उस शब्दावली वो बच्चे की एक विशेषता को इंगित करते हैं। जैसे जीववाद, तो जीववाद क्या है कि बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में जब भेद नहीं कर पाता, उसे हम कहते हैं जीववाद। जब बच्चे को चोट लगती है तो जिससे चोट लगी है अगर आप उसको मार देते हो तो बच्चा चुप हो जाता है, अर्थात वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहा है, इसे हम कहते हैं जीववाद। तो संज्ञानात्मकता के बाद अब हम समझते हैं संवेगात्मक। चूंकि कोई भी व्यक्ति बिना संवेगों के व्यक्ति ही नहीं हो सकता। हम सब में संवेग है, प्रत्येक प्राणी में संवेग है और मनुष्य होने के नाते हम सब सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों के समन्वय का वहन करते हैं। सकारात्मक संवेग जैसे खुशी, प्रेम, ये हमारे सकारात्मक संवेग हैं। नकारात्मक संवेग दुख, करुणा, चिंता, ये नकारात्मक संवेग हैं। हम सब में ये संवेग आते हैं। तो फिर संवेग क्या है? संवेग मन की उत्तेजित अवस्था है। संवेग मतलब मन का उत्तेजित होना, मन का उत्तेजित होना। यह वुडवर्थ ने कहा संवेग मन की उत्तेजित अवस्था है। जर्शील्ड ने कहा संवेग मन के आवेशित होने, भड़क उठने की अवस्था है। अर्थात संवेग की अवस्था में व्यक्ति का शरीर और मन दोनों सक्रिय हो जाता है। संवेगों का आप उपयोग अच्छा कर सकते हो अगर संवेगों का समायोजन हमको ठीक आ गया। संवेग समायोजन की मांग करता है। अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों में संवेग बहुत महत्वपूर्ण है।
किसी भी कक्षा में यदि कोई विद्यार्थी संवेगों के साथ बैठेगा तो संवेग वह अधिगम नहीं कर पाएगा, उसका अधिगम प्रभावित होगा। अब अगर आप पूछते हो सर संवेग खुशी का हो तो तब भी अधिगम प्रभावित होगा, संवेग दुख का हो तब भी अधिगम प्रभावित होगा, तो फिर संवेग नहीं होगा तो मन को हमको स्थिर रखना है। इसीलिए कक्षा में समायोजन बहुत महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है, बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे विद्यार्थी का समायोजन जितना अच्छा होगा उसका अधिगम उतना प्रभावी होगा। तो अधिगम मतलब लर्निंग, अर्थात सीखने के लिए हमको समायोजन अच्छा करना चाहिए। कोई किसी भी बात के प्रति, किसी भी विषय के प्रति या किसी भी वातावरण के प्रति अगर आपके मन में संवेग रहेंगे तो समायोजन नहीं होगा, और समायोजन नहीं होगा तो फिर अधिगम नहीं होगा, और अधिगम नहीं हुआ तो फिर विकास की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। सामाजिक विकास का मुख्य जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं समाजीकरण। समाजीकरण का प्रारंभ कहां से होता है? इसकी मुख्य एजेंसी कौन सी है? परिवार। परिवार वह संस्था है, वह समूह है जो किसी बच्चे बालक व्यक्ति के अंदर समाजीकरण के प्रथम अंकुरण को रोकने का काम करता है। उसके लिए सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है माँ। उसके द्वारा बच्चा समाजीकरण सीखता है, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा समाजीकरण करता है। जब उसकी अवस्था बड़ी हो जाती है, अधिक उम्र हो जाती है, तो वह विद्यालय में, उसके अलावा अपने दोस्तों, खेल मंडली, टोली के साथ, पड़ोस के बच्चों के साथ वह समाजीकरण करता है। अब समाजीकरण में जो मुख्य एक तत्व है उसे हम कहते हैं अंतःक्रिया। अंतःक्रिया से क्या आशा है? अंतःक्रिया अर्थात एक प्रकार की चर्चा। जब हम किसी अपने के समान किसी दूसरे व्यक्ति से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो उसकी तकनीक, उसकी गतिविधि, उसका विषय हमारे ध्यान में आता है और हमारा विषय उसके ध्यान में आता है। इसे हम समाज में अंतःक्रिया कहते हैं। आपस की क्रिया, परस्पर क्रिया, इससे हमारा समाजीकरण समृद्ध होता है। अगर समाज में है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्राणी सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने क्या कहा? प्रत्येक प्राणी सामाजिक प्राणी है, और यदि वह समाज में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वैसे तो सामाजिक प्राणी है तो वह समाज में ही रहना चाहेगा, यदि वह समाज में नहीं रहना चाहता है तो या तो वह पशु है या देवता। तो ना तो हम पशु हैं और ना देवता। हाँ, मनुष्यत्व के से अब दिव्यत्व की ओर जाने का प्रयास है कि अच्छे कार्यों और उन्नति, लगातार प्रगति के द्वारा हम देवत्व की ओर जाए, लेकिन फिलहाल सामाजिक प्राणी है तो हमें अंतःक्रिया की इस प्रक्रिया पर ध्यान देना पड़ेगा। और सामाजिक विकास की पहली जो अवस्थिति है वो क्या है? परिवार। सामाजिक और संस्कृति के विकास पर वाइगोत्स्की ने बहुत बात की। नैतिक विकास पर यहाँ पर कोहलबर्ग का नाम आता है। हालांकि नैतिकता की बात सबसे पहले जीन पियाजे ने भी की थी। संवेगों की बात वुडवर्थ करते हैं और फ्राइड ने बहुत संवेगों की बात की। संज्ञानात्मकता का तो जीन पियाजे हैं, बंडूरा हैं, ब्रूनर हैं, इन सब मनोवैज्ञानिकों ने बात की है। अब ये बौद्धिक पक्ष आता है। तो बौद्धिक पक्ष अर्थात बुद्धि से अर्थ है हमारा। बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं, जैसे वुडवर्थ की परिबुद्धि कार्य करने की विधि है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि हमारी शक्ति है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। टर्मन ने कहा बुद्धि एक प्रगतिशील संयोजन है। तो इस प्रकार जब हम बुद्धि परीक्षणों की बात करते हैं तो नाम आता है विने का। 1905 में अल्फ्रेड विने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की बात की। विने और साइमन उस प्रयोग को हम नाम देते हैं। उसके बाद 1908 और 1911 और अंत में टर्मन के द्वारा 1916 में हमें बुद्धि परीक्षण का वह सूत्र प्राप्त हुआ जिसके द्वारा आज हम बुद्धि परीक्षण करते हैं। लेकिन ये बात हम बुद्धि में करेंगे। तो ये सब बाल विकास के आयाम हैं। संपूर्ण बाल विकास में हमें इन आयामों को लेकर
चलना है। अब हम सबसे पहले शारीरिक है तो शरीर का अर्थ वृद्धि और विकास से है, जैसे पहले अभी हमने बताया था। तो अब इनको हटा के हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का काम करेगा और हम और भी अन्य दूसरे टॉपिकों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको टच कर दें। उसके बराबर में आपको एक बेल का आइकन दिखेगा घंटे का, उसको भी टच कर दें ताकि आप देख सकें